हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज मैं आपसे अपने एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूं जो हमारी सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है। क्या कि काम इतना करना है, प्रेपरेशन इतनी करनी है और टाइम इतना है। सबकी लाइफ में आती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो। स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में तो ये बहुत आती है जब एग्जाम पास आ रहा हो। पर वैसे भी अगर हम सोच के देखें, जो ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो तो हम सबकी लाइफ में आती ही है और आती रहेगी। इतना करना है, इतना टाइम है, तो करें क्या। अब मैं आपको उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूं कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, जिसके बारे में उसने मेरे से सोल्यूशन मांगा। उसने मुझसे पूछा और उसने मुझे बताया कि मेरा ईएससी का प्री तो क्लियर हो गया है, आईईएस का। अब मैंने आईईएस का मेंस लिखना है। आईएएस का प्री तो मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, तो उसको अटेम्प्ट करने में मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस था। पर अभी मेंस मैं फर्स्ट टाइम लिखने जा रहा हूं और अब मैंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की। अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, कैसे करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं करूं तो क्या करूं, कहां से शुरू करूं। ऊपर से मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, दूसरे बच्चों की तरह मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं फुली अपनी स्टडीज को टाइम डिवोट करके एक अच्छा टाइम निकाल के पेपर को क्रैक कर पाऊं। पहले तो एक तो मेरा फर्स्ट टाइम है मेंस में, ऊपर से मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा और मैं काम भी साथ साथ जॉब भी कर रहा हूं। तो कैसे सब कुछ मैनेज करूं मैं। तो मैंने सोचा, मैंने उसको कहा, उसने मेरे से टेक्स्ट में ये बात पूछी थी, तो मैंने उसको टेक्स्ट में ही ये बात बताई कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। क्योंकि इस स्थिति में, इस स्टेज में सिर्फ वो अकेला नहीं होगा, और भी कुछ बच्चे होंगे और वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। और अभी नहीं तो कभी ना कभी और उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो मैं एक लास्टिंग सोल्यूशन यूट्यूब पे वीडियो बना के इसका एक छोड़ना चाहता हूं, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे इन सिचुएशन से डील किया जा सकता है, वो बताना चाहता हूं। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में अभी वो स्टेज ना हो, पर आने वाले टाइम में आए। क्योंकि हम सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जॉब करके आगे कुछ ना कुछ जॉब पकड़ के फिर आगे अपनी तैयारी को जारी रखें, अनएम्प्लॉयड ना रहे, एम्प्लॉयड बन जाए, ताकि एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अपने आप में। क्योंकि नौकरी से अपने आप कमाने में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो अपने आप कमाने में, अपने पैसे कमाने में और उनको खर्च करने में जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो ये बात तो आपने सही की है, मैं आपसे बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझको बताई थी। ये आपने सही किया कि आपने नौकरी ली है, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं आप। और इसके साथ साथ अपने ईएससी का प्री जो आपने क्वालिफाई किया है, मैं आपको इसकी बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं ये छोटी बात नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, पर उसके बावजूद भी हमारा गेट में एक अच्छा रैंक नहीं आ पाया और ईएससी के प्री में भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है या वो हार्ड वर्किंग या डेडिकेटेड नहीं है। बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस से मुझे पता लग जाता है कि ये छिछोरा है या सच में एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है। उनके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। जो मैं उनको रिस्पॉन्स देता हूं, उसके बाद वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उससे पता चल जाता है मुझे। तो पहले तो आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है ये बड़ी बात। और जॉब के साथ क्लियर करना, चाहे आपने पहले ही क्यों ना दिया हो,
पहले ही आपकी तैयारी क्यों ना हो, आपने क्लियर किया तो बड़ी बात तो ये है, ठीक है। पर अब आपने उसके बाद अपनी तैयारी नहीं की मेंस की, ये आपने गलती की है, ठीक है। मैं सच को सच बोलूंगा, मैं मलाई लगा के बातों को नहीं बोलूंगा, जो सच है वो सच है, ठीक है। जहां पे आप गलत हो, जहां पे आपकी तारीफ होनी चाहिए थी मैंने की है, और जहां पे आपकी गलती निकालनी चाहिए थी मैंने निकाली है, ठीक है। तो गलती तो हुई है आपसे, उसमें कोई शक नहीं, पर अब एक ऑप्शन तो है कि आप ऐसे लो कॉन्फिडेंस में बैठते रहो कि यार क्या यार, मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास इतना ही टाइम बच गया, अब मैं क्या करूं, मैं इतना गधा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये कर लेता, वो कर लेता, पहली बार तो क्लियर हुआ था, काश अब कर ही लेता, ये सोच ही लेता हो जाएगा, काश पहले कर लेता, क्या यार। ये सारी बातें आपको नीचे लेके जाएंगी। आपके दिमाग में ये बातें आनी बहुत स्वाभाविक है, तभी आपने मुझे ये बातें बताई नहीं है कि आपके दिमाग में आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही कुछ ऐसी है कि हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही काम करता है। तो आपके दिमाग में ये बातें आई हैं तो ओके, कोई बात नहीं, आनी स्वाभाविक थी, नेचुरल है, ये आनी ही थी। या तो आप इस थॉट में खोके, ये सोच के कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, अब इतना टाइम बच गया, ये वो, अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस लो कर सकते हो, और दुनिया जहां की बर्बादी वाली चीजें कर सकते हो। पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या, वो ये कि ये समझ के कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है, उसको एक हथियार बनाओ, एक अलग डेडिकेशन अब लेके आओ कि हां, मैंने अपना पहले टाइम खराब किया ना, अब मैं उसको इस तरीके से यूज करूंगा, उस जो, क्योंकि जो हमने, हमारे अंदर जो गिल्ट होती है ना, जब उसकी हमको रियलाइजेशन हो और हम उसको सही तरीके से चैनलाइज करने लग जाएं, तब जो हमें शक्ति मिलती है, दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। गिल्ट, हमें कुछ हुई, हम उस गिल्ट से ऊपर उठ गए, अब जो हम सही काम करेंगे, उस सही काम में जो वो गिल्ट, जो हमने पहले सही नहीं किया, कुछ गलत किया, अब वो गिल्ट हमें सही रास्ते पे रखने का बहुत बड़ा काम करेगी। और जो आपको ये नर्वसनेस हो रही है ना, ये दिखा रही है कि आपके लिए ये बात, जो भी करंटली ईएससी मेंस है, वो इंपॉर्टेंट है। और नर्वसनेस का ये मतलब नहीं है कि आप नालायक हो या आप कोई स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, फलाना या कुछ भी, ये बातें नहीं है। ये बात है कि आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात नर्वसनेस आपको बता रही है। हमारे दिमाग का हमको बताने का ये तरीका होता है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी में जाओ, मैंने, क्योंकि मेरे लाइफ में एक फेज आया था जहां मेरी मेंटल हेल्थ काफी खराब थी, तब मेरा साइकोलॉजी और साइकेट्री इनमें बहुत इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक करना था, तो नेचुरली मेरा इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट गया था। इसलिए मुझे साइकोलॉजी और हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, नर्वसनेस एक तरीका है हमारे ब्रेन का हमको बताने का, ये ना तेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे ध्यान दे, और चीजों पे जो ध्यान दे रहा है छोड़ उनको, इस पे ध्यान दे। आपका ब्रेन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, छोड़ बाकी सारी चीजों को, इस पे ध्यान दे, इस पे। तो करो ना, करो फिर, बाकी चीजें छोड़ दो। डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी हो रही हैं, छोड़ो उनको। जो आपके अंदर गिल्ट है उसको चैनलाइज करो, नर्वसनेस है उसको चैनलाइज करो, सही रास्ते पे चैनलाइज करो। कैसे करोगे? सही खाना खाओ,
क्या? मैं आपसे पढ़ने की स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूं, आप बता रहे हो कि सही खाना खाओ। यह क्या बात हुई? आपको शायद इस बात का पता ना हो कि हमारा दिमाग क्या सोचेगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, इस चीज पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमने खाया क्या है। जब आप फुर्सत में हुए, ईएससी का मेंस आपने दे दिया, तो अब एक डीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट्री पे देखना, वी आर व्हाट वी ईट। हमारा दिमाग, हम क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सोचने की शक्ति कितनी है, बहुत डिपेंड करती है कि हमने खाया क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा ये लगेगा कि क्या बात कर रहा है ये, थोड़ी सी रिसर्च करना, पता लग जाएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी रिसर्च ही बहुत है इसके लिए। अगर आपको मेरी बात पे उतना यकीन नहीं ना हो रहा, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, पता चल जाएगा। जिसको भी थोड़ा सा भी शक है ना जो मैं कह रहा हूं, कर लेना रिसर्च, पता चल जाएगा। थोड़ी सी रिसर्च ही काफी है उसके लिए, ज्यादा नहीं। तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसको चलाना है तो इसका तो ऑफ कोर्स ख्याल रखना ही पड़ेगा। इंटरनेट पे अगर हम कुछ गलत मल देखते हैं ना, इस पे बहुत गंदा असर डालती है वो, बहुत गंदा असर, बहुत गंदा असर। उसको फिर इसलिए इंटरनेट पे आप जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या देख रहे हो, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन को पता है, आपके अंदर को पता है क्या सही है क्या गलत है। बस अंदर की बात सुनो। एक पंजाबी मूवी है रब दा रेडियो। आपका जो मन है ना, वो भगवान का, रब का रेडियो है। आपको बता रहा है वो क्या सही है क्या गलत है। उसको सुनना सीखो, अपने आप चीजें सही होने लग जाएंगी। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें अच्छी नींद लेनी भी शामिल है। अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेनी, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब शामिल है उसमें, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। अब क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, और भी आप जैसे जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए, टाइम जिनके पास कम है, मैं यही स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो भी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज का है ना, जैसे अगर मैं सिविल की बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है, राइट। और भी हैं, पर सॉइल मैकेनिक्स ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट होता है, राइट। तो सॉइल मैकेनिक्स उसको पहले कर लिया आपने। फिर आपने एनवायरनमेंट देखी, वो भी बहुत वेटेज की है, वो आपने कर ली। फिर आपने सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, इन चारों को इकट्ठा किया है। मतलब पहले सोम की, सोम भी बहुत आती है आपको पता है, काफी नंबर की आती है, सॉइल जितनी आ जाती है तकरीबन। सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, चारों को इकट्ठा करना आपने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो जो सिमिलर नेचर के सब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना है। जैसे सोम के बाद स्ट्रक्चर करनी है, स्ट्रक्चर के बाद आरसीसी या स्टील, फिर अगर आरसीसी पहले किया तो फिर उसके बाद स्टील करनी है आपको, अगर स्टील पहले कर ली तो उसके बाद आरसीसी करनी है। जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की है तो उसके बाद ओसीएफ करनी है, ओपन चैनल फ्लो। जो सिमिलर नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कम मार्क्स के हैं, चाहे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पहले से कम मार्क्स का है, पर अगर वो लिंक्ड है ना अच्छे से, तो उनको इकट्ठा करना। दूसरे को कम टाइम दे देना, पर करना इकट्ठा, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए। अब आपको ये भी बताऊं करना कैसे है। जो आपके क्लास नोट्स है ना, उनको उठाओ, उनको उठा के रिवाइज करना शुरू करो। उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज मत करना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपने ईएससी की प्री के लिए या गेट के लिए, जिसके लिए भी
आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे रिवाइज मत करना। अब मत उनसे रिवाइज करना। क्यों? इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स बनाए थे रिवीजन के लिए, तब क्यों नहीं? क्योंकि अब आप ईएससी मेंस दे रहे हो, अब आप मेंस में बैठने जा रहे हो। मेंस में सिर्फ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट को शॉर्टली जितना जल्दी आप रिवाइज कर सको देख के कि अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये भी ये है, ये फॉर्मूला ये है, ये भी फॉर्मूला ये है, राइट। अगर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जैसे होते ही हैं जो प्री में नहीं चाहिए होते पर मेंस में चाहिए होते हैं, टीचर्स हमें बता देते हैं, अब उन फॉर्मूलाज को भी याद करना है। हो सकता है अपने शॉर्ट नोट्स में वो चीजें ना डाली हो, पर अब जब आप मेन नोट से उन चीजों को रिवाइज करोगे तो उन फॉर्मूलाज पे भी आपकी नजर जाएगी जो आपने शॉर्ट नोट्स में इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि वो प्री या गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब उस पे भी आपकी नजर जाएगी, तो उनको भी रिवाइज तो करना है, याद करना है, रिवाइज नहीं, अब उनको याद करना है, ठीक है ना, उनको याद करना है। तो जितनी जल्दी से आप नोट्स को रिवाइज कर सको, नोट्स को ऑफ कोर्स डिटेल में अब आप नहीं कर सकते, पर नोट्स को जितनी जल्दी से रिवाइज कर सको उतनी जल्दी से रिवाइज करना है। कोई ऐसी डेरिवेशन है जो आपने पहले अच्छे से नहीं ध्यान दी पर आपके टीचर ने आपको बताई है कि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अब आपको करनी है, वो अब आपको करके देखनी है। जब आप नोट्स में से रिवाइज कर रहे हो देखना है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया टीचर्स ने, किस मेथड से, कैसे बताया कि ऐसे फॉर्मुलेट करो चीजों को। देखो कौन कौन सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो हमारे टीचर्स ने हमको बताई है कि ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, उन डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखो, इन सभी चीजों पे ध्यान दो। डेफिनेशंस कुछ ऐसी अगर हैं जो आपके टीचर्स ने बताई हैं कि ये डेफिनेशंस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या इंटरव्यू के लिए, अगर इंटरव्यू के लिए बताई है तो चांस है कि मेंस में भी वो चीज पूछी जा सके। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सीखो, रटना नहीं है, डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, रट लो ठीक है पर रटने की जरूरत नहीं है। बस ये चीजें देख लो कि डेफिनेशन में जो जो चीजें कवर की हुई हैं वो आप अपने आंसर में वो चीजें कवर कर लो जब आप अपना आंसर लिखो। थ्योरी भी आती तो है, कम आती है, आती तो है। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जो आपसे ना हो, तो अगर आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो कर दोगे आप, आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होगा ना, प्लान भी होगा आपके पास, उसको आप एग्जीक्यूट कर लोगे, राइट। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ कर लिया, एक सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उन नोट्स को रिवाइज करूंगा। नोट्स को रिवाइज करने के बाद अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा उस सब्जेक्ट के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब उस सब्जेक्ट के देख रहा हूंगा तो मैं एक एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, करता आइडियली करता पर अब नहीं, क्योंकि अब टाइम कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि हम जैसे क्वेश्चंस को करते नहीं होते कि यार पढ़ के देख लिया कि यार ये तो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, अच्छा इसमें ऐसे कर लूंगा, उसमें ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे करना है। पर जिस क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है कि कैसे करूं, उस क्वेश्चन को करना, अगर ना हुआ तो उसका सोल्यूशन देखना। और सोल्यूशन देखने के लिए अपने पास दो इंस्टीट्यूट्स की रखना, दो इंस्टीट्यूट्स की अपने पास, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स हैं कम से कम दो इंस्टीट्यूट की आप रखना, कम से कम क्या दो की ही रखना, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मेडिजी की रख ली और आईईएस मास्टर की रख ली, ठीक है। क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं शीयर स्ट्रेंथ और एक और चैप्टर था, हाँ, शैलो फाउंडेशंस, उसके मेंस के क्वेश्चन कर रहा था, तो मुझे जो शीयर स्ट्रेंथ और शैलो फाउंडेशन में जो टोटल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स थे ना, उनमें मेरे को लगा कि कुछ क्वेश्चंस में ये टोटल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यूज होने चाहिए जो नहीं किए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यूज कर लिए। तो फिर मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट की रेफर करी, उसमें सही था। मुझे बहुत ही मतलब आई वॉज डेड कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि इसमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स नहीं यूज होने, टोटल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यूज होंगे, पर उसमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यूज किए थे, तो वो गलत था। फिर जब मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसको रेफर किया, तब मेरे को क्लियर हुआ कि हाँ, ये भी टीचर्स ने बनाए हुए हैं, और टीचर्स भी कई बार कुछ ना कुछ गलत बना सकते हैं। तो अब आप अपने पास पीवाईक्यू एक बुक से ही करना, पर फिर भी अपने पास 2 इंस्टीट्यूट्स की बुक रखना। एक की तो आपके पास होगी, दूसरे की ऑनलाइन मंगवा लो, ताकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप दूसरी बुक को रेफर करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सको, और ये पता कर सको कि हो सकता है आप सही हो सकता है कि आपकी कोई कंफ्यूजन हो, और अगर दोनों बुक्स में उसी लाइन पे आंसर दिया हुआ है तो प्रोबेबली आप गलत हो और वो सही है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर करते करते कोई ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया जो हमको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, फिर हो सकता है कई बातें ईएससी की ऐसी हैं जो नहीं पढ़ाते, या बीच बीच में टॉपिक छूट जाते हैं वो, तो आप जो भी उस थ्योरी बुक में आंसर गिवन है उसको पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। समझ आए तो ठीक, अगर ना आए तो चैट जीपीटी या जेमिनी, उनसे मदद मांगने की कोशिश करना उस क्वेश्चन के बारे में जो आपको समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो चांस है कि वो पूछा जाए दोबारा, चांस है। तो अगर अब सारी दुनिया एआई से रेवोल्यूशनराइज हो रही है, तो हम अपने आप को क्यों ना करें? हम अपनी प्रेपरेशन में पीछे क्यों रहे? हम भी अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। लोग टेक्नोलॉजी का गलत गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सही काम के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें? हम सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्रेपरेशन को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान रहे टाइम आपके पास लिमिटेड है, और अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स लगे क्वेश्चन और सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि चांस है कि वो दोबारा पूछा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि चांस नहीं है, हो सकता है दोबारा पूछा जाए, पर ऐसा ना हो कि जैसे हम पेपर में कई बार, आपसे भी कभी ना कभी तो कोई गलती ऐसी हुई होगी कि एक क्वेश्चन कोई करने लग गए, सभी से होती है, मेरे से भी हुई है, एक क्वेश्चन को करने लग गए, इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि दूसरे क्वेश्चन छूट गए, कुछ क्वेश्चंस आते हुए छूट गए, या उन पे जो टाइम लगाना चाहिए था हम वो लगा ही नहीं पाए, और वो हमारे सही हो सकते थे। वो ही आपकी प्रेपरेशन में ना हो। थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपने इतना टाइम डेडिकेट कर दिया कि अब आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे अपना टाइम फोकस ही नहीं कर पाओगे, अपना टाइम लगा ही नहीं पाओगे। टाइम अब लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम को दिमाग में रख के चलना, इसका बोझ नहीं लेना। बोझ लोगे इसकी टेंशन लोगे, कुछ नहीं होगा। एक अपने आप को मन के अंदर बिठाना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा।
एक हिम्मत रखनी पड़ेगी अपने अंदर, कर सकता हूं मैं। और कुछ छोड़ना पड़े तो जैसे ईएससी की प्री में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो न्यूमेरिकल्स हमको आते हैं, पर पता होता है कि इनमें इतना टाइम लग जाएगा कि बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को करने लगा। तो उसी हिसाब से अब आप इस थ्योरी के क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि पता है कि अगर इसको करने लगा तो हो सकता है बहुत ऐसी बातें छूट जाएं जो जरूरी हो। तब आप घबराते नहीं हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में आप घबराते नहीं हो, आप अपनी समझ से काम लेते हो कि यार इस पे ज्यादा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आगे जाता हूं, चाहे ये मुझे आता है पर इसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा, तो क्यों ना इसे छोड़ दूं, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दूं। वैसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक है। आप एग्जाम में घबराते थोड़ा ना हो, समझ से काम लेते हो, वैसे यहां से समझ से काम लेना, यहां पे भी, राइट। अब जो मैंने ये आपको एक्सरसाइज बताई है ना, इसका मेन फोकस होगा वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को ये काम आप कर लेना साथ साथ, जितना टाइम निकाल सको। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सैटरडे और संडे में, ये 2 दिन जो आपके पास होंगे, इनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो कर रहा था मैं, और क्या कर रहा था? नहीं, इस बार आप प्रॉपर क्वेश्चन पेपर लोगे। इस बार आप 2025 का मेंस देने जा रहे हो, तो सैटरडे संडे को आप 2024 का मेंस उठाओगे। प्रॉपर क्वेश्चन पेपर उठाओगे इंटरनेट से, उसकी हार्ड कॉपी निकालोगे, हार्ड कॉपी प्रिंट करके उसको सॉल्व करने लगोगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, पहले मैंने आपको यह बात पहले नहीं बताई थी जानबूझ के कि ये बात मैं इधर लेके आऊंगा। जब आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो जो आखिरी 5 साल है, लास्ट 5 इयर्स, उन पे फोकस नहीं करोगे, उनको आप देखोगे भी नहीं, कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको नहीं देखोगे, लास्ट 5 इयर्स को नहीं देखोगे। वीकेंड्स जो होंगे सैटरडे संडे, उनमें आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे जो लास्ट 5 इयर्स के आए हैं। शुरुआत कहां से करोगे? 2024 की। 2024 के पेपर 1 को आप करोगे सैटरडे को, और 2024 के पेपर 2 को आप करोगे संडे को। और पेपर करना एक बात होती है और उसको एनालाइज करना दूसरी बात। पेपर को करके उसको एनालाइज भी करना है, और एक ही सिटिंग में पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, और उसी टाइम पे करना है जिस टाइम पे वो पूछा जाएगा। जैसे अगर पेपर 1 को कर रहे हो तो 9 to 12, राइट, प्रोबेबली 9 to 12 होती है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान में नहीं है, 9 to 12 उसको उसी स्लॉट में करना है, राइट। फिर पेपर 2 को आप, वैसे 2 to 5 आइडियल रहेगा संडे को, पर अगर 2 to 5 आप करोगे ना तो एनालाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो आप 9 to 12 में ही कर लेना। पर फिर सिमुलेट भी तो करना है कंडीशंस को, तो वो कैसे करें? वो आप फिर ऐसे कर लो कि 9 to 12 आप कर लो सैटरडे को पेपर 1, 2 to 5 पेपर 2। ये दोनों पेपर आपने सैटरडे को किए हैं, दोनों पेपर कर लिए आपने सैटरडे को। अब आपने इनकी जाना रिवीजन में, इनको एनालाइज करना अब आपने, ठीक है। 9 to 12, 2 to 5 पेपर कर लिए। अब आपको जो सैटरडे का रिमेनिंग टाइम होगा, अगर आपने पढ़ना हुआ, मैं तो रिकमेंड करूंगा पढ़ ही लेना, एनालाइज कर ही लेना, टाइम कम है ना, तो 9 to 12, 2 to 5 चाहे आप पढ़े हो फिर भी पढ़ लेना, एनालाइज कर लेना जितना हो सके। और बाकी का संडे को एनालाइज करके देख के कहां कहां पे गलतियां हैं मेरी, उसको फिर सुधारना है। वीक को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो रैंक इंप्रूव नहीं होगा। वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट बनाना है, देखना है कहां पर गलतियां हैं, और जो गलतियां हैं उनसे घबरा के प्रेपरेशन नहीं छोड़ देनी, कॉन्फिडेंस नहीं लो करना।
देखना है कहां पे गलतियां हैं। ये बात डिफरेंशिएट करेगी दो स्टूडेंट्स को कि वो अपनी गलतियों से घबरा के अपना मूड खराब करके प्रेपरेशन को छोड़ रहे हैं या गलतियों को एनालाइज करके ऊपर उठ रहे हैं। आपने ऊपर उठना है। आपने फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट नहीं बनना, आपने सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट बनना है जो गलतियों से घबरा के पीछे ना हटे, ऊपर उठ जाए, उनसे वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ले। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने 2020 से 2024 ये 5 सालों के नहीं करने हैं, इनकी तरफ देखना भी नहीं है। ये आप सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे करोगे, इनको सॉल्व करोगे, इनको एनालाइज करोगे, देखोगे क्या आता क्या नहीं आता, और रियल टाइम सिमुलेशन करोगे। अपने दिमाग को रियल टाइम जो एग्जाम में होगा उसके लिए प्रिपेयर करोगे। बाकी लोग मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं ईएससी मेंस के लिए, आप नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास टाइम कम है, पर आप फिर भी अपने दिमाग को सिमुलेट कर रहे हो, वो काम कर पा रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना ली। आपने मॉक टेस्ट पेपर चाहे नहीं दिए, आपने जो एक्चुअल पेपर पूछे गए हैं उनको दिया है, उनको आपने एनालाइज किया है, और साथ में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए जो प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे गए हैं। कहते होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने रीसेंट उतने इंपॉर्टेंट, वो तो आपने पूरे पूरे सॉल्व कर लिए। अब मॉक टेस्ट पेपर वाला काम भी हो गया आपका, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, नोट्स भी रिवाइज कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और एक बात इस प्रेपरेशन के दौरान जो आपके दिमाग में आएगी, आपको परेशान करेगी, वो ये है कि अगर नहीं हुआ तो, इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो हम इस बात से बहुत घबरा जाते हैं। नहीं हुआ तो ये सोच रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम है, बहुत ही बढ़िया। उसमें एक लाइन है, आपने पहले सुनी होगी, जो एक मूवी आई थी सनम रे, उसमें भी ये डायलॉग था, अपने मन की हुई तो अच्छा, ना हुई तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन की है। मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैंने बहुत चाहा, वो मेरे को नहीं भी मिला, तब भी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ठीक तो था, क्या बड़ी बात थी, कौन सी बड़ी बात थी। हाँ, ये बात जरूर है कि तब वो बहुत बड़ी बात लग रही थी, पर बाद में रियलाइज होता है कोई बात नहीं, ठीक था यार। जब हम उसे पास कर जाते हैं तब लगता है यार शायद मैं आज जो हूं इसलिए हूं क्योंकि वो फेज मेरी लाइफ में आया। जैसे मेरी लाइफ में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक डिप्रेसिव फेज आया, उस डिप्रेसिव फेज की वजह से ही आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं कि आपके सामने आपके सामने खड़ के आपको एक एडवाइस दे पा रहा हूं, एक एल्डर ब्रदर की तरह। इसलिए क्योंकि वो फेज मेरी लाइफ में आया था जब मेरे को लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया और मेरा जीने का मन नहीं कर रहा था, तब ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो चीजें जो मेरे को चाहिए वो मेरे को नहीं मिल रही, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। बहुत चीजें ऐसी जिनको मैं बहुत दिल से चाहता हूं वो मेरे को नहीं मिली, पर उन्हीं की बदौलत ही आज मैं आपको कुछ अच्छा बता पा रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तब कुछ बुरा हुआ था, ये कह लूं तब कुछ ऐसा हुआ था जो भगवान की मर्जी थी, मेरी नहीं थी। कोई बात नहीं, अपने मन को हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो और भी अच्छा। जब हम डरते रहते हैं ना, यार ये ना हो जाए, अगर ना हुआ फिर, हाँ यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ओ हो,
जब ऐसे डरते रहते हैं ना, तो हमारा डर हमको इतना नीचे गिर देता है ना कि कई बार हमको उठने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत वक्त। और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं पास्ट में, अब भी हैं, कि जो उसे उठ ही नहीं पाते, जो उसे उबर ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतनी टेंशन ले गए उस बात की जो एक्चुअल में उतनी बड़ी नहीं थी। एक्चुअल में हाँ थी बड़ी, उनके लिए बड़ी थी, पर उनके मन की थी। हो सकता है भगवान के मन की भी वही होती तो ठीक होता, अगर ना होती तो भगवान के मन की होती ना। तो उसके मन को जो उसने चाहा उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एंड में जो पीस होता है ना, जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इसी चीज में मिलेगा। जब आप इस बात को मान लो कि यार जो परमात्मा कर रहा है, जो भगवान कर रहा है ना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, जो होगा इट्स ओके। जो एंड में इनर पीस, इस बात के ऊपर शायद ही कोई और बात होगी। जो वो कर रहा है ठीक है, जो उसने किया ठीक है, कर रहा है ठीक है, करेगा ठीक है, इस बात के ऊपर शायद ही कोई और बात होगी। गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं उसके कोर पे ये बात बैठी हुई है, जो वो कर रहा है ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, उसकी मर्जी है, मैं उसका नौकर हूं। अपने मालिक की जो मर्जी होती है वो नौकर को स्वीकार करनी पड़ती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। इनर पीस इसमें ही होगा, स्वीकार कर, कोई बात नहीं, नहीं होगा ठीक है। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये चाहा था और मेरे को नहीं मिला, तब भी दुनिया खत्म नहीं हुई थी, अब भी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, पर मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। सामने वाला दुश्मन कितना ही तकड़ा क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता कि वो कितना तकड़ा है। हमारे हौसले, हम जिस तैयारी के साथ जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह कहाऊं, तो तब जब वो अपने पुत्रों को जंग में लड़ने के लिए भेज रहे थे 10 लाख सेना के सामने, तो उनको ये वहम नहीं था कि हां ये 10 लाख सेना को मार गिराएंगे, 10 लाख की 10 लाख सेना को मार गिराएंगे, नहीं। पर इस बात पे नाज था, इस बात पे फक्र था कि मेरे पुत्रों में इतनी काबिलियत है, इतना जज्बा है, इतनी दिलेरी है कि सामने कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो वो अपने घुटने नहीं टेकेंगे, वो लड़ेंगे, चाहे फिर वो शहीद ही क्यों ना हो, उनकी शहीदी में ही उनकी जीत है। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि उन्होंने मारा या नहीं मारा, इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने जज्बा दिखाया। शहीद हो गए, पर वो शहीदी जीत से कोसों कोसों बड़ी शहीदी थी, उसका कंपैरिजन किसी जंग में जीत से करना जस्टिफाइड नहीं है। आप जो जंग लड़ रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आपने कितनी तैयारी से, आप कितने जज्बे से वो जंग लड़ रहे हो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड में जब जंग लड़ी जाती है, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे आसमां में हो, चाहे पेपर पे कलम से हो, या तो आप जीतोगे, या मरोगे, या शहीद होगे। मरना मत, या जीतना या शहीद होना।
और ये तभी हो पाएगा जब आप एक जज्बे के साथ जंग की तैयारी करोगे। तब ये मायने नहीं रखेगा कि आप जीते या शहीद हुए, तब ये मायने रखेगा कि आपने एक जिगरा दिखाया, एक दिलेरी दिखाई, जंग में पूरी तैयारी के साथ एक होनहार वॉरियर की तरह लड़ने की। ये इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। धन्यवाद।